नेक्स्ट जो हमने इसमें कर्व डिस्कस करना है वो है हमारा बीपी कर्व। बीपी कर्व क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो शो करेगा ये। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको मिलेगी। यहाँ से द बीपी कर्व shows various combination of interest rate and national income at which the nation's balance of payment is in equilibrium at a given exchange rate। ठीक है जी। बीपी कर्व जो है उसने क्या बताया है आपको? इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम के वेरियस कम्बिनेशन जो इसके ऊपर होंगे, जहाँ पर क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इक्विलिब्रियम पे होगा और जो आपका एक्सचेंज रेट है वो गिवन होगा। ठीक है जी। इस सूरत हाल में आपने बड़े ज़ोर से ये बात सुननी है और याद रखनी है, और प्लीज़ साथ साथ पढ़ते जाना, वरना फिर आपका मिस होना शुरू हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। कि आपके जिस वक्त आपके मुल्क में डेफिसिट होगा उस वक्त क्या हो रहा होगा, उसके साथ जो है वो कैपिटल इनफ्लो हो रहा होगा, और जिस वक्त ट्रेड सरप्लस होगा उस वक्त आपके मुल्क से कैपिटल आउटफ्लो होगा। और जिस वक्त किसी भी किस्म का ट्रेड जो है उसमें इक्वालिटी होगी, ट्रेड जो है वो बैलेंस आपका ज़ीरो होगा, या जिसको क्या कहते हैं नेट इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो जो है उस वक्त आपके ज़ीरो होंगे। ट्रेड बैलेंस किस वक्त ज़ीरो होता है? आपको पता है ट्रेड बैलेंस क्या होता है? ट्रेड बैलेंस होता है जो हमने पिछले चैप्टर में एक अपेंडिक्स में आया था, जहाँ हम एक कर्व थे वो ड्राइव कर रहे थे अपनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, जहाँ पर हम इलास्टिसिटीज जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। उधर हमने देखा था टीबी लिखा हुआ था ट्रेड बैलेंस को, जो किसके बराबर होता है? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ये वी है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। तो जिस वक्त दो वैल्यूज बराबर हो तो आपको पता है कि उसका आंसर ज़ीरो होता है। तो ट्रेड बैलेंस ज़ीरो होने का मतलब ये है कि आपकी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्जैक्टली दूसरे के बराबर है। तो जिस वक्त ट्रेड बैलेंस ज़ीरो होगा उस वक्त आपका जो कैपिटल फ्लोज है, नेट कैपिटल फ्लोज, वो भी ज़ीरो होंगे, यानी कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपके पास ज़ीरो आएगा। अब देख लेते हैं कि ये क्या लिंक बता रहे हैं और किस तरह से ये डेफिसिट के और सरप्लस के साथ इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे होंगे। डायग्राम के साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। आपको यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है नेशनल इनकम। यूँ आपका कर्व है बी पी का। फर्स्ट किया इनिशियली आपकी नेशनल इनकम 1000 पर है और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? 5%। अगर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज कर जाए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट 5% से आपका इंक्रीज कर कर हो जाए 8%, तो उस सूरत में जनाब क्या होगा? y1 कह देती हूँ मैं 1000 को और y2 कह दूंगी मैं उसको। अच्छा जी, अभी हमने सिर्फ देखना है इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होगा तो आपके मुल्क में कैपिटल आएगा या जाएगा? डेफिनेटली मुल्क के अंदर इनफ्लोज जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके मुल्क का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो उस सूरत में क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सरप्लस इसको हम कहते हैं। तो हमें ना तो सरप्लस चाहिए ना डेफिसिट चाहिए, हमें चाहिए इक्वालिटी, इक्विलिब्रियम, हमें बैलेंस चाहिए इसके अंदर। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपकी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज करे 1500 तक, और आपकी नेशनल इनकम जिस पर इंक्रीज होगी तो आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी इंक्रीज होंगी। तो जिस वक्त इम्पोर्ट्स इंक्रीज होती हैं तो आपका क्या पता है? आपको पता है कि एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट हो तो आपकी ट्रेड बैलेंस जो है वो सरप्लस होता है। अगर एक्सपोर्ट लेस देन इम्पोर्ट हो या इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से तो उस सूरत में बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो ये जो सरप्लस पैदा हो जाता है ना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से, इनफ्लोज बढ़ने से, उसको किसी तरह से उस इफेक्ट को ख़त्म करना या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेशनल इनकम का इंक्रीज होना ज़रूरी है, ताकि आपकी इंपोर्ट्स इंक्रीज हों और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इनइक्वालिटी या इम्बैलेंस पैदा हो रहा है सरप्लस की सूरत में उसको न्यूट्रल करके वापस इक्वालिटी या बैलेंस की तरफ लाया जाए। तो इस वजह से जो बीपी कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, जो कि इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम के बीच में पॉजिटिव लिंक को शो करता है, और ये रीज़न है इसका। अच्छा जी, इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके हवाले से। फर्स्ट तो यहाँ पर आ रहा था टू द लेफ्ट ऑफ एफ ई।
FE क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले का एरिया है जो कि आपको पता है, ये जो YF है ये आपका है फुल एम्प्लॉयमेंट वाला नेशनल इनकम। इससे हमने जो इनिशियल आपका इक्विलिब्रियम है वो YE पे है। तो वो सारा एरिया जहाँ तक आपके फुल एम्प्लॉयमेंट से कम हो और BP कर्व का पीछे का जो एरिया है इससे लेफ्ट साइड का एरिया सारा, ये किस चीज़ को शो करेगा? लेफ्ट साइड शो करेगी इस कर्व से। वो होगा नेशन का बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस। और वो सारी एरिया जो राइट साइड पर होगा वो शो करेगा नेशन का बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट। और ये एग्जैक्टली वही रीज़न है जो हम पीछे जो ई कर्व थे उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, सेकंड जो आपने चीज़ यहाँ पर देखनी है ना वो है कि इधर मैं पैराग्राफ जो लेके जा रही हूँ उसी में देख लीजिएगा। यहाँ पर जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे आपके इंटरनेशनल शॉर्ट रन कैपिटल फ्लोज, यानी कि मुल्क के अंदर और बाहर जाने वाले कैपिटल फ्लोज जितना रिस्पॉन्सिव होंगे, जितना इलास्टिसिटी उनकी ज़्यादा होगी कि बाहर के इंटरेस्ट रेट मुल्क के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो फौरी तौर पर कैपिटल बाहर जाना शुरू हो जाए, या थोड़े सा भी बाहर कैपिटल कम हो रहा है तो वापस मुल्क में आया कैपिटल, आपके मुल्क का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बाहर से और आपके अपने मुल्क की सारी जो कैपिटल है वो इन फ्लोज बढ़ जाएं या आउटफ्लोज जो है वो कम हो जाए, रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा हो। उससे पता चलेगा कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कर्व है वो उतना फ्लैटर बनेगा। अगर रिस्पॉन्सिवनेस कम है तो आपका BOP का कर्व लेस इलास्टिक बनेगा। अच्छा, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है वो आपने देखना है कि हम यहाँ पर BB कर्व जो ड्रॉ कर रहे हैं वो किस अजम्पशन के साथ है कि एक्सचेंज रेट जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो जिस वक्त आपको पता है कि डिवेल्युएशन होती है या डेप्रिसिएशन होती है करेंसी की एक मुल्क की, तो उसका जो BB कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नेशन का जो ट्रेड बैलेंस है वो इम्प्रूव होगा। ट्रेड बैलेंस कैसे इम्प्रूव होगा कि उसके एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं डिवेल्युएशन के बाद और इम्पोर्ट्स जो हैं वो कम होती हैं, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से वैसे ही ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव हो जाता है। सेकंड वो क्या कह रहे हैं कि और दूसरी चीज़ क्या होगी कि जिस वक्त लोअर होगा इंटरेस्ट रेट उस वक्त कैपिटल इनफ्लोज जो है वो कम होंगे और कैपिटल आउटफ्लोज जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, और ये किस चीज़ क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका इक्विलिब्रियम में रह सके। किस सूरत में होता है? जिस वक्त आपके ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव हो रहा हो, जो हमने ऊपर बात की थी कि सरप्लस होगा, तो वो किस चीज़ के साथ मैच किया जाता है? कैपिटल आउटफ्लोज के साथ। वो किस लिए होता है? ताकि आपके मुल्क में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम में रह सके। सेकंड वो कह रहे हैं अगर आपकी रिवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन हो जाती है तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका जो ये है ना नेशन करेंसी, किस चीज़ की डिवेल्युएशन होती है? नेशन की करेंसी की। तो आपका BP कर्व जो है वो ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा और इस सूरत में ये होगा कि आपका क्यों होगा ऊपर की तरफ को शिफ्ट? वो इस तरह से होता है कि आपके अगर एप्रिसिएशन हुई है तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाती हैं, इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक्सपोर्ट्स दुनिया वालों के लिए महंगी हो जाती हैं तो एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाती है। तो जिस ट्रेड बैलेंस आपका ख़राब होता है, अपसेट होता है, डेफिसिट में जाता है, तो उस वक्त आपके जो मुल्क है उसके अंदर इनफ्लोज ज़्यादा आने चाहिए। तो और आप उसके लिए आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होना चाहिए। इसी वजह से आपका जो बैलेंस पेमेंट कर्व है वो ऊपर को शिफ्ट हो जाता है एप्रिसिएशन की सूरत में। और क्यों होता है? ताकि आपके डेफिसिट को जो है हैंडल करने के लिए, मैच करने के लिए मुल्क में इनफ्लोज ज़्यादा हो ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम पर रहे। ज़हन में रखिए कि ट्रेड बैलेंस में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में फ़र्क होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सिर्फ ट्रेड की नेट वैल्यू नहीं होती कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की नेट वैल्यू शामिल नहीं होती। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कैपिटल फ्लोज हैं वो भी शामिल होते हैं। इसीलिए जिस वक्त ट्रेड बैलेंस के अंदर अपसेट होता है किसी तरह का, तो जो कैपिटल फ्लोज हैं वो एडजस्ट होते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पर रहे। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे हैं कि एक्सचेंज रेट फिक्स है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व जो है वो इस एप्रिसिएशन की सूरत में शिफ्ट नहीं होगा। अच्छा जी, लास्ट में वो बात कर रहे हैं कि ओवरऑल आपका इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। आपका इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम सबसे पहला जो है वो होगा इस E पॉइंट पर।
जहाँ पर सारे कर्व्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपका LM कर्व, आपका BP कर्व, आपका IS कर्व, ये सारे इस E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जो आपको नेशनल इनकम दी गई है वो आपके पास है YE। याद रखिएगा कि ये नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट वाली नेशनल इनकम से कम है। ये जो Y1000 दी गई है, F वाली जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की है। ई है आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर वो 5% है। तो चूंकि नेशन जो है वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर प्रोड्यूस कर रही है, तो हमने एक आसानी के लिए एज्यूम किया है कि सारी मार्केटें साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पर हैं, ई पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इनके कर्व्स, और आसानी के लिए ही एज्यूम करते हैं इसको, सिंप्लिसिटी के लिए। लेकिन अब हमको यहीं से नज़र आ रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट से कम पर जब एक नेशन की नेशनल इनकम है तो उसने अपनी नेशनल इनकम इंक्रीज करनी है ताकि उसको फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो सके। तो वो किस तरह से फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट कम्बिनेशन यूज़ करेगी ताकि उसको एक्सटर्नली जो बैलेंस में वो है वो ख़राब ना हो, वो सेम रहे, उसको अब हमने आगे डिस्कस करना है।